हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स का अगला लेक्चर और इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि प्रोसेस में यानी कि इस प्रक्रिया में असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है और फिर हम समझेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मीनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब समझाऊं तो इंडिपेंडेंट का मतलब है इट इज फ्री और असॉर्टमेंट का मतलब होता है मेकिंग कॉम्बिनेशन। यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि कॉम्बिनेशन बनाते समय कोई भी कंसीडरेशंस ना हो, फ्री कंडीशन होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन इसको ज्यादा बेहतर तरीके से अगर समझना है तो हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और एक बार डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन दोनों बातों को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे मैं एक लाइन खींचता हूं, इसमें हम एक तरफ करते हैं डिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में और एक तरफ लिखते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में और इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। देखना ध्यान से, एक डाइहाइब्रिड का हम एग्जांपल लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसी तरह से एक हम एग्जांपल लेंगे यहां पर सेम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी एक डाइहाइब्रिड है, ये भी एक डाइहाइब्रिड, माने ये एक प्रकार का हेट्रोजाइगस कंडीशन है दोनों केस में और यहां पर भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है दोनों ही केस में। अब अगर डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो इसका मतलब जो डोमिनेंट एलील है वो डोमिनेंट एलील के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाएगा और रिसेसिव एलील के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो अगर इसके हम गैमीट बनाएं, गैमीट फॉर्मेशन में जाएं, तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा, एक गैमीट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक गैमीट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। दो गैमीट बने, क्यों दो गैमीट बने? क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और डिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि डोमिनेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है और रेसेसिव के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। इसलिए ओनली टू टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूसेस, ओनली टू टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूसेस। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें इंडिपेंडेंट, यानी कि कोई भी डोमिनेंट किसी डोमिनेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो रेसेसिव के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो गौर करना, अगर यहां पर गैमेट बनाएंगे हम तो इस गैमेट फॉर्मेशन में क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक इसी तरह से स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा। ये चार प्रकार के गैमेट इसलिए बने क्योंकि यहां पर असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट है, यानी कि 4 टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूसेस। ये तो बेसिक बात हो गई कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, लेकिन इसको हम गैमेट के फॉर्म में नहीं समझ सकते क्योंकि जब दो प्लांट क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद हमें गैमेट नजर नहीं आते कि उनके जीनोटाइप क्या है। हमें पॉलन ग्रेन और एग तो नजर आता है। जैसे मैं आपको यहां पर बना के बताऊं कि कोई एक फ्लावर है
या कोई प्लांट है और उस प्लांट में इस तरह से फ्लावर है और उस फ्लावर में यहां पर कुछ मेल गैमेट हैं और इसी फ्लावर में कुछ फीमेल गैमेट हैं, तो हमें केवल मेल और फीमेल गैमेट नजर आएंगे, पॉलन ग्रेन और एग सेल्स नजर आएंगी अगर हम उसको ध्यान से स्टडी करेंगे, लेकिन हमें यह नहीं पता चलेगा कि उनके अंदर जीनोटाइप क्या है, उनका जीनोटाइप क्या है, माने वो कैपिटल वाई कैपिटल आर है या वाई वाई आर क्या है, वो हमको पता नहीं चलेगा। फिर वो पता कैसे चलता है, जब हम क्रॉस करा के रिजल्ट निकालते हैं तब पता चलता है। तो देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हम लोग एक क्रॉस के थ्रू जरा समझ के ट्राई करते हैं कि रिजल्टेंट कैसे आएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले हमने बात किया, एक हमने पेरेंट ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया एक राउंड येलो प्लांट का क्रॉस जिसका सीड था राउंड और उसका कलर था येलो सीड का, उसका क्रॉस कराया हमने एक रिंकल और ग्रीन से। इसका अगर हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद जो F1 पीढ़ी आती है, F1 जनरेशन, उस F1 जनरेशन में हमको रिजल्ट मिलता है राउंड एंड येलो। ऑल रिजल्ट्स आते हैं राउंड और येलो के। और जब राउंड येलो की हम लोग कराते हैं सेल्फिंग तो सेल्फिंग से हमको F2 जनरेशन मिलती है और उस F2 जनरेशन का रिजल्ट हमको मिलता है 9:3:3:1, 9:3:3:1। अब सवाल यह है कि इस रिजल्ट में जो 9 रिजल्ट होते हैं वो होते हैं राउंड येलो, जो 3 रिजल्ट्स होते हैं वो होते हैं राउंड ग्रीन और जो 3 रिजल्ट्स होते हैं वो होते हैं रिंकल येलो और जो लास्ट वाला 1 रिजल्ट होता है वो होता है रिंकल ग्रीन। अब इस रिजल्ट को देखकर ये कैसे पता लगाया जाए कि यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम कर रहा है। बच्चों मैं आपको बहुत ईमानदारी से और बहुत गंभीरता से ये बात बताना चाहता हूं कि जब कभी डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो कभी 9:3:3:1 का रिजल्ट ही नहीं आएगा। जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तभी आपका रिजल्ट 9:3:3:1 आएगा। जैसे यहां पर हम सेल्फिंग करा रहे थे तो मैं उसी केस को यहां पर दोबारा से बना के बताता हूं। एक तरफ मैं आपको डिपेंडेंट असॉर्टमेंट और एक तरफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर मैंने लिखा डिपेंडेंट असॉर्टमेंट और यहां लिखा हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए अगर डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट है वो केवल 2 ही प्रकार के गैमेट बनाएगा, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अगर यहां पर चेकर बोर्ड बनाएंगे तो उस चेकर बोर्ड में हमारे पास केवल मेल और फीमेल अलग अलग 2 ही प्रकार के गैमेट बनाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से दूसरा पार्टनर भी 2 ही प्रकार के गैमेट बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और अब इस चेकर बोर्ड को अगर फिलअप करेंगे तो हमारे पास 4 रिजल्ट आएंगे और 4 रिजल्ट में अगर यहां बना के देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यानी कि जब डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस के केस में तो रिजल्ट इस तरह से आएंगे, लेकिन अगर ये असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट हो तो पहली बात तो 2 के बजाय 4 गैमेट बनेंगे। आप देख सकते हैं 4 गैमेट बनेंगे, मेल भी 4 गैमेट बनाएगा और फीमेल भी 4 गैमेट बनाएगा। इन चारों गैमेट्स को हम एक तरफ अगर लिखेंगे तो 4 गैमेट ऊपर लिख सकते हैं, 4 गैमेट नीचे लिख सकते हैं। ऐसे हमने यहां पर 4 गैमेट की जगह बना दी। ये 4 गैमेट्स हो गए और इन चारों गैमेट्स के साथ अगर यहां पर हम लिखें कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इसी तरह से यहां पर अगर हम 4 गैमेट लिखें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। और अगर अब इन चेकर बोर्ड को भरें तो आपको रिजल्ट्स 16 टाइप के मिलेंगे, उनमें से 9 होंगे राउंड येलो,
3 होंगे राउंड ग्रीन, 3 होंगे रिंकल येलो और 1 होगा रिंकल ग्रीन। तो ये 16 तरह का रिजल्ट या 16 रिजल्ट हमको, और ये 4 तरह का रिजल्ट हमको इसीलिए मिला क्योंकि डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया एंड दिस इज द बेसिक पॉइंट यू हैव टू नोटिस इन योर माइंड। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस सम क्वेश्चंस विद यू। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जरा उन क्वेश्चंस को ध्यान दें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के समय फिनोटाइप रिजल्ट्स कितने होंगे, हाउ मेनी। तो आपको बताना होगा फिनोटाइप रिजल्ट्स 4 होंगे। कौन कौन से? एक होगा राउंड येलो, एक होगा राउंड ग्रीन, एक होगा रिंकल येलो, एक होगा रिंकल ग्रीन। ये 4 प्रकार के फिनोटाइपिक रिजल्ट मिलेंगे। ये रिजल्ट आपको संख्या में मिलेंगे 9, ये संख्या में मिलेंगे 3, ये मिलेंगे 3 और ये मिलेगा 1। तो कंफ्यूज मत होना, फिनोटाइपिक रिजल्ट 4 आते हैं, 4 प्रकार के फिनोटाइपिक रिजल्ट आते हैं और फिनोटाइपिक रेशियो जो आता है, वो आएगा 9:3:3:1। दोनों में आपको बहुत केयरफुली आंसर्स देना होगा। बात समझ में आ गई? ये आपको एक प्रकार का मैंने क्वेश्चन भी कराया ताकि आपको इस बारे में समझ में आ जाए। अब मैं आपको एक और अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं, जरा उस क्वेश्चन का ध्यान दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है कि 2 जीन R and Y are located very close on the chromosome linkage map on the maize plant. When RRYY and small y genotype are hybridized, the F2 segregation will show. 4 ऑप्शन है, higher number of parental type, higher number of recombinant type, segregation of expected 9:3:3:1 and segregation in 3:1। अगर इन 4 ऑप्शन पर देखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चेष्टा करें तो मैं आपको समझा देता हूं कि इस सवाल में एक्चुअली पूछा क्या गया है। इस सवाल में पूछा गया है कि F2 सेग्रीगेशन क्या दिखाएगा। एक तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन सवाल में ऊपर ही बोल दिया गया है कि जीन बहुत ही क्लोजली लोकेटेड है लिंकेज मैप पर। जब लिंकेज मैप पर कोई बहुत ज्यादा क्लोजली लोकेशन लोकेटेड होते हैं तो उनकी लोकेशन बहुत पास पास होती है, तो देयर इज ए ग्रेट चांस ऑफ लिंकेज। अब पहला ऑप्शन कहता है हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप। जब लिंकेज होगा तो पेरेंटल ज्यादा बनते हैं, बात सही है, लेकिन हमें 4 ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है हायर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप, ये तो लिंकेज में नहीं होता। तीसरा सेग्रीगेशन इज एज एक्सपेक्टेड 9:3:3:1 एंड सेग्रीगेशन इज 3:1 रेशियो। अब चूंकि यहां पर 2 जीन हैं, एक R और एक Y,
तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ तो इसमें फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन आएगा केवल मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन के समय, तीसरे ऑप्शन की तरफ। उसमें कहा है 9:3:3:1। ये तब होगा जब नॉर्मल कंडीशन होगी, जब लिंकेज नहीं होगा तब। यहां पर बोलता है कि जो जीन है वो क्रोमोसोम पर बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ लिंकेज। सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि कभी भी रिकॉम्बिनेंट ज्यादा नहीं बनते लिंकेज की कंडीशन में। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें कहा गया है क्या कि हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप। बात समझ में आ गई? बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है, दैट इज प्रपोज्ड बाय शर्टन एंड बॉवेरी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत इन्वेस्टिगेशंस किए, बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट किया, और एफर्ट करने के बाद बताया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। एक्चुअली इस थ्योरी में यह समझाने का प्रयास किया गया कि सेल के अंदर वो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। आपको पता है कि मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। और अगर मेंडेलियन इनहेरिटेंस और पैटर्न को आप ध्यान से समझें तो डोमिनेंस का प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब चीजें आपको पता है। अगर ये मैं पूछूं कि इस मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को किसी सेल के अंदर, जो ये पैटर्न होता है, इस पैटर्न को सेल के अंदर कौन फॉलो करता है, तो सेल के अंदर दो चीजें निकल के आती हैं। देखो ये जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके लिए मेंडल ने वर्ड दिया था फैक्टर। फैक्टर, और बाद में पता चला कि फैक्टर इज नथिंग, फैक्टर इज एक्चुअली जीन। यानी कि हमें यह पता करना था कि जो जीन का बिहेवियर है, जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, वैसा ही हूबहू पैटर्न सेल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है। क्योंकि जीन तो आसानी से नजर आता नहीं है, जीन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि यू कैन इजिली ऑब्जर्व। सेल के अंदर आपको क्या नजर आएगा? सेल के अंदर आपको सेल ऑर्गेनेल्स नजर आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीजें नजर आएंगी। आपको कोई डायरेक्ट जीन तो नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको जीन का बिहेवियर तो पता है ना, कि वो डोमिनेंट होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाली बात होती है, उसमें सेग्रीगेशन की बात होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात होती है। वो सारी चीजें जो यहां पर आपको देखने को मिली हैं, वैसी ही चीजें आपको यहां भी समझनी है। ठीक वैसी चीजें आपको यहां भी समझनी है। माने आपको यह समझना है कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। तो शर्टन एंड बावेरी ने पता लगाया कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। और उन्होंने कहा कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड बिहेवियर ऑफ जीन इज क्वाइट सिमिलर। The behavior of chromosome and the behavior of gene is quite similar.
और उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए कि बिहेवियर ऑफ जीन एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज क्वाइट सिमिलर, इसके लिए एनसीईआरटी ने पेज नंबर 80 और 81 पर एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आप अगर ध्यान से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और जीन का स्ट्रक्चर और दोनों का बिहेवियर और प्रॉपर्टी की स्टडी करें तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटी और दोनों कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड द बिहेवियर ऑफ जीन। मैं एक तरफ क्या करता हूं, एक तरफ लिखता हूं क्रोमोसोम, एक तरफ लिखता हूं जीन। यहां लिख दिया मैंने क्रोमोसोम और इधर लिख दिया मैंने जीन। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है। देखिए जीन जो होते हैं ये फाउंड इन पेयर, ये जोड़े में पाए जाते हैं, जबकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी आपको पता है ऑल्सो फाउंड इन पेयर। होमोलॉगस पेयर आपने सुना होगा। दूसरा जो जीन होता है उस पे जब मियोसिस होती है तो उसका एलिल जीन के कॉम्बिनेशन से टूट के अलग हो जाता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ मियोसिस, एट द टाइम ऑफ मियोसिस, at the time of meiosis alleles segregate। और ठीक इसी तरह इसमें भी जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम आता है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और तीसरी एक और सिमिलरिटी दोनों के बिहेवियर में देखने को मिलती है, जो जीन होते हैं वो जीन बोथ एलील ऑफ ए जीन, बोथ एलील ऑफ ए जीन एसोसिएट टुगेदर at the time of fertilization। फर्टिलाइजेशन के वक्त दोनों एलील कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे मदर से आया स्मॉल टी, फादर से आया कैपिटल टी, तो जाइगोट में कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक इसी तरह से क्रोमोसोम में भी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, at the time of fertilization both chromosome या कह सकते हो both half chromosome make association। तो अब देखिए दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। द प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमोसोम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ जीन्स लुक्स वेरी सिमिलर। इसी बात को एनसीईआरटी ने बहुत ध्यान से बताया। मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़कर सुनाता हूं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जीन के लिए लिखा हुआ है कि जीन अकर इन पेयर, और क्रोमोसोम में भी लिखा हुआ है जीन अकर इन पेयर। फिर लिखा हुआ है जीन के लिए कि सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और क्रोमोसोम में लिखा हुआ है कि दे आर सेग्रीगेट एट द गैमेट फॉर्मेशन। फिर आगे लिखा हुआ है जीन की तरफ, ये सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं ये पेज नंबर 82 में कॉलम में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। फिर आगे एक बात लिखी हुई है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और इधर लिखा हुआ है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। और एनसीईआरटी ने बड़ी स्मार्टली एक सवाल पूछा है कि बताओ जो कॉलम ए है वो क्या है और जो कॉलम बी है वो क्या है। तो मैं आपको समझाता हूं कॉलम ए और कॉलम बी में कौन सा कॉलम क्रोमोसोम के लिए, कौन सा कॉलम जीन के लिए।
देखिए लैंग्वेज कुछ इस तरह से है कॉलम ए और कॉलम बी में, पेज नंबर 82 एनसीईआरटी में, कि आपको एक तरफ लिखा है, आप देख सकते हैं उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। मैं लिखता हूं इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट सेपरेटली, और जो सेकंड कॉलम बी वाला है उस पर लिखा हुआ है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली विद अनदर पेयर। और ये थोड़ी सी बहुत क्लोज स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहां पर कोई पाइथन सटाइवम का एग्जांपल ले लेते हैं और हम उस पे 7 जोड़ी क्रोमोसोम बना देते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर। आप चाहे तो 6 बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पाइथन सटाइवम का एक केस लें, कोई भी समझ। मान लीजिए हमने 6 पेयर बना दिया और हमने इन पेयर्स पर कुछ जीन को भी एलोकेट कर दिया। मान लीजिए इस पर एक जीन है कैपिटल आर, तो यहां पर होगा स्मॉल आर, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर भी हो सकता है। इसके बाजू में एक और जीन है, यहां पर कैपिटल ए और यहां पर स्मॉल ए। इसी तरह हमने इसे बना दिया, यहां पर कोई जीन है मान लीजिए कैपिटल बी और स्मॉल बी, बाजू में एक और जीन है कैपिटल सी और स्मॉल सी। हमने यहां पर भी कोई जीन बना दिया कैपिटल डी और यहां पर स्मॉल डी, और यहां पर बना दिया कैपिटल ई और यहां पर ले दिया स्मॉल ई। ऐसे यहां पर एक जीन बना दिया कैपिटल एफ और स्मॉल एफ, और यहां पर बना दिया कैपिटल जी और स्मॉल जी। यहां पर ले लिया कैपिटल के और स्मॉल के, यहां पर ले लिया कैपिटल एल और स्मॉल एल, यहां पर ले लिया कैपिटल आई और स्मॉल आई, और यहां ले लिया कैपिटल जे और यहां ले लिया स्मॉल जे। देखिए हमें यह समझना है कि क्रोमोसोम जीन इस तरह से हर एक क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं। जो पहला कॉलम है एनसीईआरटी के पेज नंबर 82 में, वो कहता है इंडिपेंडेंट पेयर। तो यहां पर ये पहला पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये तीसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट सेपरेटली, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें कि इंडिपेंडेंट पेयर का मतलब क्या हुआ कि ये पहला पेयर दूसरे पेयर से अलग है, दूसरा पेयर तीसरे पेयर से अलग है, तीसरा पेयर चौथे पेयर से अलग है। अगर ये दोनों पेयर एक दूसरे से अलग हैं तो जो इनका सेग्रीगेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, माने एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। माने अगर मान लीजिए इस पहले वाले क्रोमोसोम की ये वाली आर्म एक्स है और ये वाला पार्ट वाई है, मान लीजिए एक्स ये वाला क्रोमोसोम ये वाई है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर 2 में ये मान लीजिए है अल्फा और ये वाली मान लीजिए बीटा। तो अगर एक्स एक डायरेक्शन में जाता है और वाई दूसरे डायरेक्शन में जाता है एट द टाइम ऑफ मियोसिस, तो अल्फा और बीटा ये दोनों भी फ्री हैं किसी भी तरफ जाने के लिए। एक्स अल्फा की तरफ जा सकता है या बीटा भी एक्स की तरफ जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेग्रीगेशन क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। द फर्स्ट पेयर, इंडिपेंडेंट पेयर की जगह बोलेंगे फर्स्ट पेयर सेग्रीगेट सेपरेटली फ्रॉम 2, सेकेंड पेयर सेग्रीगेट सेपरेटली फ्रॉम 3, थर्ड पेयर सेग्रीगेट सेपरेटली फ्रॉम 4, और ये सब एक दूसरे से सेपरेटली सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट सेपरेटली। अब अगर बात करें हम दूसरे पार्ट की, अब हम बात करें इसी स्टेटमेंट को जीन पर अप्लाई करने की।
इंडिपेंडेंट पेयर, ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर की, ये, और दूसरा इसमें पेयर है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इन दोनों की पोजीशन तो फिक्स होगी, कैपिटल आर और कैपिटल ए। हम एक पर्टिकुलर केस तो फिक्स कर सकते हैं कि कैपिटल आर और कैपिटल ए, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कंडीशन एक ये भी हो सकती है कि कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये ए इधर हो सकता है और ये कैपिटल ए इधर हो सकता है। यानी कि कंडीशन सिस भी हो सकती है, ट्रांस भी हो सकती है। इसको सिस बोलते हैं, इसको ट्रांस बोलते हैं। कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर ये डेफिनेशन जीन के ऊपर अप्लाई करें तो क्या सूट करेगी, जरा देखिए। इंडिपेंडेंट पेयर यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये अगर सेग्रीगेट करें तो कैपिटल आर एक तरफ चला जाएगा और स्मॉल आर एक तरफ चला जाएगा। तो क्या इनका सेग्रीगेशन सेपरेटली हो रहा है कैपिटल ए और स्मॉल ए से? ऐसा लगता है हाँ बिल्कुल हो रहा है। देखिए कैपिटल ए इधर जा रहा है और स्मॉल ए इधर जा रहा है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप ट्रांस वाला कंडीशन देखो तो कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और इसका सेग्रीगेशन अलग होता है। लेकिन आप जरा एक चीज ध्यान से समझना कि दोनों में, क्रोमोसोम में और जीन में, दोनों में डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। वन पेयर सेग्रीगेट सेपरेटली विद अनदर पेयर, यानी कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम से सेपरेटली सेग्रीगेट कर रहा है। इसी तरह से एक जीन का पेयर दूसरे जीन के पेयर से सेपरेटली सेग्रीगेट कर रहा है, दोनों में सेग्रीगेशन सेपरेटली होता है। यानी कि ये डेफिनेशन क्रोमोसोम और जीन दोनों पर अप्लाई हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए दोनों पर अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट विद अनदर पेयर, तो ये डेफिनेशन जीन पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जब आप एक पेयर का सेग्रीगेशन करोगे, मान लीजिए आपने इस पेयर का सेग्रीगेशन किया कैपिटल के और स्मॉल के का, तो कहता है कि वन पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंट विद अनदर पेयर, तो ऑटोमेटिकली जिधर के जाएगा उधर एल चला जाएगा, क्योंकि एल और के दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है। तो जिधर के जाएगा उधर ही एल जाएगा, और जिधर स्मॉल के जाएगा उधर स्मॉल एल जाएगा। पोजीशन के हिसाब से रिवर्स होगा तो रिवर्स जाएगा। यानी कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट विद अनदर पेयर। ये जो पर्टिकुलर पेयर है, कहता है कि इस पेयर का सेग्रीगेशन इस पेयर के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है। वैसे तो सेपरेटली सेग्रीगेट कर रहे हैं इस लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन यहां पर कैपिटल के अकॉर्डिंग जो यहां पर रिस्पेक्टिव एलिल होगा वैसा ही एलिल सेग्रीगेट करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये इंडिपेंडेंसी है। यहां पर पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सभी एलिल एक तरफ जाएंगे और पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले एलिल दूसरी तरफ जाएंगे। इसलिए ये जो बी की डेफिनेशन है ये जीन पर अप्लाई नहीं होती। ये वाली डेफिनेशन जीन और क्रोमोसोम दोनों पर अप्लाई होती है। तो ये हुआ पेज नंबर 82 का जो एक एक्सप्लेनेशन था, जिसमें हमको यह समझाया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को अगर आगे ले जाएं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व।
एक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, CTI। व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे मैं आपसे बोलूं 4 स्टेटमेंट लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इसमें पहला, जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। दूसरा, जीन आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। तीसरा, बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम is not similar। और चौथा, behavior of gene and chromosome is similar। ये 4 स्टेटमेंट हैं, तो आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग गलत है। तो देखिए थर्ड जो पॉइंट है इसमें लिखा है बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम इज नॉट सिमिलर, इट इज अबाउट टू नो 100% सिमिलर। तो आपको इस तरह क्वेश्चंस करने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट टर्न में आगे की पढ़ाई करेंगे।